जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात होगी यहां पर डिसेबिलिटी इंटाइटलमेंट की जीएमओ 2023 के अकॉर्डिंग, यानी कि ईआर जीएमओ 2023 के अकॉर्डिंग यहां पर डिसेबिलिटी इंटाइटलमेंट को चेंज कर दिया गया है। उसी की आज बात करेंगे, एक बार उसकी रूलिंग को देख लेंगे और उसके बाद जो है आगे की जानकारी को समझेंगे। 21 सितंबर 2023 का लेटर है, सभी स्टाफ्स को भेजा गया है, डिफेंस स्टाफ, आर्मी स्टाफ, लो स्टाफ और एयर स्टाफ को भेजा गया है। सीधे आगे बढ़ते हैं। जो दे रखा है यहाँ पर तीनों सेनाओं के लिए, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, सभी के लिए यह अप्लीकेबल है, सभी के लिए यह लागू है। और सीधे आगे बढ़ते हैं कि हमें रूलिंग में क्या क्या दिया गया है। कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज जो है यहाँ पर दे रखी है, कैटेगरी ए से लेके ई तक इसमें दे रखा है ए पैराग्राफ में। तो डिसेबिलिटी का मतलब यहाँ पर दे रखा है, डिसेबिलिटी मीन्स ए कंडीशन ऑफ पर्सनल रिजल्टिंग इन लॉन्ग टर्म फिजिकल, यानी कि आपको लंबे समय तक जब आप रिटायर होंगे उसके बाद भी जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या मेंटली हो सकता है या शारीरिक हो सकता है, या आपका इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट विच इंटरेक्शन विद बैरीज, इनमें जो है यहाँ पर बैरी करेगा बोल रहा है। एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इक्वली इन अदर रेस्पेक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल डिसेबिलिटी आल्सो मीन ए फंक्शनल इंपेयरमेंट दैट इनहिबिट्स एंड इंडिविजुअल फ्रॉम इफेक्टिवली डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ मिलिट्री नेचर, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है इन कारण से। टू बी प्रोवाइडेड एन अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनको यहाँ पर सेना के अंतर्गत जो है एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी के अंतर उनको अल्टरनेट यहाँ पर जॉब जो है यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी कि दूसरी यहाँ पर उनको ड्यूटी नहीं दे सकते थे, काम करने के लायक नहीं रह चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्रो द इंडिविजुअल में अदरवाइज बी फिट टू बी पार्टिसिपेट, लेकिन वो फिट हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं नॉर्मल ड्यूटी के लिए, यानी कि सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी नहीं है, ये पूरा पर्सनल इफेक्टेड विद सीजर, अगर कोई पर्सन जो है यहाँ पर सीजर से इफेक्ट है, वो कांट बी इश्यूड वेपन्स, वो वेपन को यहाँ पर वो वेपन को हैंडल नहीं कर सकता। डिटेल्ड ऑन सेंट्री ड्यूटी, ना ही वो ड्यूटी दे सकता है। एम्पूशन विद द इंडेक्स फिंगर ऑफ द डोमिनेंट आर्म, उनकी इंडेक्स फिंगर अगर काम नहीं करती है, देयर बाय पर्टिकुलर द ऑपरेशन ऑफ द ट्रिगर ऑफ ए पर्सनल वेपन, यानी कि वो वेपन चला नहीं सकता। तो इस प्रकार से इन्होंने दे रखा है। इंटाइटलमेंट की बात करते हैं तो entitlement in the determination by the competent in the applicable authority by the considering both medical and non-medical evidence to the whether or not a want, यानी कि वो जो है यहाँ पर घायल भी हो सकता है या कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। बॉडी डिसेबिलिटी हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड इन ऑनसेट ऑन कोर्स बाय कंडीशन ऑफ मिलिट्री सर्विस, यानी कि उनके सेना के कारण जो है उनके साथ जो है ये हादसा हो सकता है, या कोई वार इंजरी हो सकती है। डिसेबिलिटी दैट ऑल द फॉल अंडर कैटेगरी बी, ये कैटेगरी बी के अंतर्गत आएंगे, सी डी और आर कॉल्ड एक्सेप्टेड डिसेबिलिटी, एंड दोज दैट फॉल अंडर कैटेगरी आर द रिजेक्टेड डिसेबिलिटीज। फिर बोला असेसमेंट, द टर्म्स ऑफ असेसमेंट डिफाइन द फ्रॉम द इवैल्यूएटिंग द फंक्शनल इंपेयरमेंट सफर्ड बाय इंडिविजुअल फॉलोइंग द डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उनको डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया जाएगा। पर्पज ऑफ द कैलकुलेटिंग डिसेबिलिटी कंपनसेशन दिया जाएगा। असेसमेंट शैल बी डिटरमाइंड बाय कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी टू द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जब भी आरएमबी होगा उसमें जो है मेडिकल बोर्ड जो है यहाँ पर उनको बोर्ड यहाँ पर डिसेबिलिटी असेस्ट करेगा, कितनी % डिसेबिलिटी दी गई उसी की बात कर रहा है। डिसेबिलिटी पेंशन किसे कहा गया, न्यू ईआर जीएमओ 2023 के अंदर किसको डिसेबिलिटी पेंशन कहा गया है, इसको समझते हैं। ए डिसेबिलिटी पेंशन इज ए मंथली कंपोजिट पेंशन, यह एक मंथली कंपोजिट पेंशन है, कंप्राइजिंग ए सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट। डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट का जो है यह कंप्राइजिंग है और एक कंपोजिट पेंशन है। सर्विस एलिमेंट वो होता है यानी कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज आते हैं उनको यहाँ पर सर्विस पेंशन मिलती है। जो सर्विस पेंशन नॉर्मल वालों को मिलती है, वहां पर अगर डिसेबिलिटी पेंशन किसी को मिली तो उनका सर्विस एलिमेंट वहां पर वो कहलाता है। Each calculate separately as a defined percentage of the last year economical emoluments। लास्ट ईयर इकोनॉमिकल इमोलमेंट्स का मतलब होता है जब आप रिटायर जा रहे हैं, जिस दिन आप रिटायर जा रहे हैं उस समय आपकी बेसिक पे कितनी थी, एमएस पे, क्लास पे और ग्रुप पे। जिनको टेक्निकल वाले हैं उनको ग्रुप पे मिलता है, वो सारा इंक्लूड करके जितना बनेगा उसे हम रिकॉनेबल इमोलमेंट्स बोलते हैं, और उसी को हम यहाँ पर सर्विस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। वो जो सर्विस एलिमेंट होगा और जो नॉर्मल पेंशन जाएगा उसका सर्विस पेंशन कहलाएगा, यानी कि जो निकल के आएगा कैलकुलेट करके। देयर शैल बी द नो कंडीशन मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द अर्निंग सर्विस एलिमेंट। लिबरलाइज
डिसेबिलिटी पेंशन किसे कहेंगे। अब यहाँ पर लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन आ गया। लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन इज ए मंथली कंपोजिट पेंशन कंप्राइजिंग ऑफ ए सर्विस एलिमेंट ऑन डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है, जो लोग डिसेबिलिटी पेंशन पाएंगे वही सेम यहाँ पर बता रखा, उसकी कैलकुलेशन भी यहीं पर होगी। सर्विस एलिमेंट और यहाँ पर डिसेबिलिटी एलिमेंट से जो कैलकुलेशन निकल आएगा वो उसके आधार पर यहाँ पर उसकी लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी। एज ए डिफाइंड परसेंटेज द लास्ट इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट, साफ ऊपर की तरफ है, द एग्रीगेटेड सर्विस एलिमेंट डिसेबिलिटी एलिमेंट शैल इन नो केस बी लेस देन 80% ऑफ द लास्ट इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट्स। या यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेखांकित करने वाली चीज है कि ये लिख रहा है कि सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट शैल इन नो केस बी लेस देन 80% ऑफ द लास्ट इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट्स। ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। और लिबरलाइज होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली, लिबरलाइज का मतलब होता है कि जैसे हम कहीं पे छुट्टी आए और वहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया और हमारे साथ हादसा होगा और हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी, तो इन वाले केस में ये लिबरलाइज केसेस आएंगे। या किसी ने किसी को यहाँ पर मार दिया तो वो वाले केसेस में भी यहाँ पर लिबरलाइज केसेस बनेगा। या कहीं पर नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उन वाले केसेस में भी यहाँ पर लिबरलाइज बनेगा, तो उसमें लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी उन वाले केसेस में। हालांकि जो है यहाँ पर एक चीज ये शर्त है कि लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन तभी मिलेगी जब आप सर्विस यहाँ पर पूरी ना कर रहे हो। पूरी सर्विस करोगे तो यहाँ पर वो लिबरलाइज रिलीफ मिलेगा, तो यहाँ पर लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगा, वो आगे जाके पढ़ेंगे हम। वार इंजरी पेंशन, ए वार इंजरी पेंशन इज ए कंपोजिट मंथली पेंशन कंप्राइजिंग सर्विस एलिमेंट एंड वार इंजरी एलिमेंट। ये जब कोई वार होता है, कोई ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन के दौरान जिसको हादसा इंजरी हो जाती तो वो वार इंजरी के अंतर्गत आएगा, या बैटल कैजुअल्टी हम लोग कह सकते हैं। इज कैलकुलेटेड सेपरेटली एज ए डिफाइंड परसेंटेज ऑफ द लास्ट इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट होगा कहने के बाद। लेकिन इसमें भी एक अंतर है, अगर बाई चांस से किसी को सियाचिन ग्लेशियर के अंतर्गत उसको फ्रॉस्ट बाइट हो गया, दैट इज कॉल्ड बैटल कैजुअल्टी। लेकिन जब वो सर्विस कर रहा है, अगर बाई चांस उसको 20 साल की उम्र में फ्रॉस्ट बाइट हुआ ना, 20 साल की सर्विस में उसको फ्रॉस्ट बाइट होगा। 20 साल की सर्विस में मान लिया वो हवलदार है और उसकी सर्विस 24 साल है, तो अब 4 साल उसको बटालियन अगर उसको 4 साल सर्विस और कराती है तो बैटल कैजुअल्टी है। लेकिन 4 साल बाद जब वो रिटायरमेंट आएगा तो उन वाले केसेस में उनको वहां पर वार इंजरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन वार इंजरी पेंशन नहीं मिलेगा उनको, यानी कि बैटल कैजुअल्टी पेंशन नहीं मिलेगा। उस समय उनको बैटल कैजुअल्टी रिलीफ या वार इंजरी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उन वाले केसेस में उनको डॉक्टर ने घर नहीं भेजा, सीओ ने घर नहीं भेजा, इस प्रकार से जो है उनको वहां पर वार इंजरी रिलीफ मिलेगा। वो आगे बढ़ेंगे और इसका कैलकुलेशन और इसको और विस्तार से समझ के लिए मैं कई बार इनकी वीडियो बार लेते रहूंगा, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप अच्छी तरह समझ लेना इनको, ये मैं समझाऊंगा। इनवैलिड पेंशन का मतलब समझते हैं। इनवैलिड पेंशन इज ए मंथली पेंशन इक्वल टू रिटायरिंग पेंशन एज टू द डेथ ऑफ इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवैलिड पेंशन का कहने का मतलब इनका ये यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी निर्धारित नहीं कर रखी इसने कि मतलब इतना % डिसेबिलिटी हो, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि आपका 0.55% या 1% भी अगर आपकी डिसेबिलिटी निर्धारित की गई तो दैट इज कॉल्ड इनवैलिड पेंशन, यानी कि इनवैलिड करार दिया, यानी कि उसका जो है ब्रॉडबैंड टू 15 to 50% और 30 to 100% होगा। इनके कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये बोला नहीं, रिटायरिंग पेंशन ऑन द डेट ऑफ इनवैलिडिंग आउट ऑफ सर्विस बोल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इम्पेयरमेंट रिलीफ क्या है? इम्पेयरमेंट रिलीफ इज ए मंथली डिसेबिलिटी कंपनसेशन, ये कंपनसेशन है। अब ये क्या बोल रहा है? इम्पेयरमेंट रिलीफ इज ए मंथली डिसेबिलिटी कंपनसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है बोल रहा है, ये डिसेबिलिटी कंपनसेशन, यानी कि डिसेबिलिटी राहत दी गई, यानी कि राहत दिया जा रहा है, अंशदान दिया जा रहा है, यानी कि राहत दी जा रही है आपको। कैलकुलेटेड इज ए डिफाइंड परसेंटेज ऑफ द लास्ट इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट्स। अब देखो वहां पर क्या था, सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट्स। अब यहाँ पर सिर्फ क्या रिकॉर्डेबल इमोलमेंट्स है, यानी कि लास्ट रिकॉर्डेबल इमोलमेंट्स क्या हो गया हमारी, जिसमें हम रिटायर जा रहे हैं तो उसमें हमारी बेसिक पे क्या है और उस समय हमारी क्लास पे क्या, एमएस पे तो सबको 5200 हो गया और उसकी ग्रुप पे उस समय क्या है, ये सारा जो है यहाँ पर उसका कैलकुलेट करके 100% जो होगा वो रिकॉर्डेबल ऑफ 30% होगा, यानी कि जो इसका निकालेगा वो 30% होगा रिकॉर्डेबल अमाउंट्स का। तो इस प्रकार से उसका कैलकुलेशन होगा फॉर 100%।
और जिसका 50% होगा ब्रॉडबैंड पे 50% उसका 15% हो जाएगा। उसकी भी हम कैलकुलेट करके बाद में आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर थ्योरी है तो थ्योरी को एक बार समझ लेते हैं, बाद में हम और भी समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर बोला फोर्स द पर्सनल हु आर रिटायर्ड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस वॉलंटरी। ये अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, या तो आप कंप्लीशन ऑफ सर्विस करके रिटायर हो रहे हो या आप वॉलंटियर रिटायर हो रहे हो, दोनों वाले केसेस में यहाँ पर इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। अगर आप वॉलंटियर जा रहे हैं तब भी, यानी कि कोई सिपाही है उसकी 17 साल सर्विस है या कोर के अंतर्गत 19 साल 20 साल जितनी भी उनकी आपकी कलर सर्विस होती है, तो अगर आप जो है यहाँ पर वॉलंटियर रिटायरमेंट या एयरफोर्स वाले उसमें बॉन्ड सिस्टम होता है, तो वो बॉन्ड जितना बॉन्ड भरा का अगर बाई चांस वो पहले रिटायर हो जाते हैं तो उन वाले केसेस में उनको अगर यहाँ पर उनके यहाँ पर डिसेबिलिटी है तो वहां पर उनको यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाएगा, यानी कि इंपेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा। और अगर आपकी सर्विस पूरी होती तब भी यहाँ पर इंपेयरमेंट रिलीफ दिया जाएगा, बशर्ते यहाँ पर डॉक्टर ने यहाँ पर 20% यहाँ पर डिसेबिलिटी दी हुई होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। फिर बोला है अंडर सर्कमस्टेंसेस एक्सेप्टेड द कैटेगरी बी और सी। कैटेगरी बी और सी की लागू है असिस्ट नॉट लेस देन 20%। जो भी 20% से कम, यानी कि आरएमबी जब होगी रिलीज मेडिकल बोर्ड, जब बेटा डॉक्टर यानी कि मेडिकल बोर्ड उसको असिस्ट करेगा, यानी कि डॉक्टर असिस्ट करेंगे कि उनकी डिसेबिलिटी असिस्ट की जाएगी, यानी कि 20% मिनिमम डिसेबिलिटी उनको यहाँ पर असिस्ट किया होना चाहिए आरएमबी में। अगर 20% से 19% हो जाता तब तो फिर कोई इंपेयरमेंट रिलीफ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, ये बात समझने वाली है। लेकिन इनवैलिड वाले केसेस में मिल जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं मिलेगा, ये बहुत समझने वाली बात है। 20% ब्रॉडबैंड टू 50%, 51% टू 75% और 76% टू 100% ब्रॉडबैंड, इस प्रकार से इसमें होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपेयरमेंट रिलीज शैल बी द हियर आफ्टर रिप्लेस द टर्म्स डिसेबिलिटी एलिमेंट इज द डिसेबिलिटी पेंशन। ये डिसेबिलिटी एलिमेंट का रिप्लेस है, बोला है डिसेबिलिटी ये कंपनसेशन है। आर्म्ड फोर्स पर्सन हु आर रिटायर्ड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, या तो डिस्चार्ज हो रहे हो या वॉलंटरी डिस्चार्ज हो रहे हो। पेंशन कंसेप्ट शैल बी केस अपॉन द डिमाइस ऑफ द रिसिपिएंट। लिबरलाइज, अब आगे लिबरलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ, अब वही हो गया। लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन था, यहाँ पर लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ हो गया। कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन किसको मिलेगा, जिसको यहाँ पर सीओ घर भेजेगा या डॉक्टर घर भेजेगा, उस वाले केसेस में यहाँ पर लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर आप सर्विस कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करने वाली बात है। लिबरलाइज इंपेयरमेंट रिलीज इज ए मंथली डिसेबिलिटी कंपनसेशन, ये डिसेबिलिटी कंपनसेशन दिया जा रहा है हमको। कैलकुलेट इज डिफाइंड परसेंटेज ऑन द लास्ट रिकॉर्डेबल इन्वॉल्वमेंट्स आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि मैथमेटिक्स वही रहेगी, कैलकुलेशन की अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको थ्योरी में भी समझाते जा रहा हूँ। हु आर रिटायर्ड और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस वॉलंटरी और अदरवाइज विद डिसेबिलिटी सस्टेन अंडर सर्कमस्टेंसेस एक्सेप्टेड एट कैटेगरी डी में आएंगे, असिस्ट एंड नॉट नेसेसरी 20%, यानी कि डॉक्टर ने इसमें भी सेम है, 20% से आपको कम यहाँ पर असिस्ट नहीं किया होना चाहिए। 20% टू ब्रॉडबैंड टू 50, 51 टू 75, 76 टू 100%, इस प्रकार से ब्रॉडबैंड बैठेगा। लिबरलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ शैल द हियर एंड आफ्टर रिप्लेस ऑन टर्म्स ऑफ लिबरलाइज डिसेबिलिटी एलिमेंट, वही वाली बात है कि लिबरलाइज डिसेबिलिटी एलिमेंट का यहाँ पर ये रिप्लेस है बोला, यानी कि वही वाली बात आएगी कि यहाँ पर जो है सीओ अगर घर भेजेगा या डॉक्टर घर भेज देता है, उस वाले केस में यहाँ पर लिबरलाइज, यानी कि सर्विस करने से पहले, यानी कि कोई जेसीओ है उसकी 28 साल सर्विस है, अगर 26 साल में घर चले जाए तो अगर ऐसे हादसे में अगर शिकार हुआ और उसकी डिसेबिलिटी यहाँ पर लिबरलाइज हो तो उस वाले केसेस में उसको लिबरलाइज डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। लेकिन 28 साल सर्विस कर देगा तो फिर उसको लिबरलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा यहाँ पर। उसी केस में हवलदार का, उसी केस में सार्जेंट का, उसी केस में वारंट ऑफिसर का, उसी में कपल का, उसी कॉर्पोरल का, उसी समय वैसे ही यहाँ पर नायक का या सिपाही का। तो आगे बढ़ते हैं। वार इंजरी रिलीफ, तो सेम आ गया, मैंने वही पहले ही बता दिया आपको। बैटल कैजुअल्टी मैंने सियाचिन ग्लेशियर का जो एग्जांपल दिया वही सेम है। अगर आपको सीओ यहाँ पर घर भेजेगा तो आपको बैटल कैजुअल्टी वार इंजरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस वाले केसेस में वहां पर पेंशन मिलेगा, लेकिन इस वाले केसेस में पूरी सर्विस होने पर वार इंजरी रिलीफ मिलेगा। तो इस बात को समझना है। कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, ये दोनों को मिलेगा, चाहे वो इंपेयरमेंट रिलीफ ले रहे हो या वो यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन हुआ, दोनों केसेस में यहाँ पर जो है कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस यहाँ पर मिलेगा।
तो दोनों वाले केसेस में मिलेगा। इसका मैं आपको एक लेकिन 100% यहाँ पर डिसेबिलिटी होनी चाहिए। 100% अगर है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। और हर कोई जितनी भी डिसेबिलिटी है, चाहे लिबरलाइज है, वार इंजरी है या आपका डिसेबिलिटी पेंशन इंपेयरमेंट रिलीफ है, तो उन सभी केसेस में इनवैलिड है, उन सभी केसेस में यहाँ पर कांस्टेंट अलाउंस मिलेगा। लेकिन इसकी कैलकुलेशन अलग होती है, वो भी आपको बताया जाएगा। कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ, लिबरलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ, वॉर इंजरी रिलीफ। अब एक दूसरा और आ गया। पहले तो ये वाला सिस्टम था कि मंथली पेंशन, अब मंथली पेंशन वाले, अब लेकिन कैपिटलाइज एक और ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन दे रहा हमको ये बोला है एक कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ ऑब्लिक लिबरलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ ऑब्लिक वार इंजरी रिलीफ टू बी द हियरइनआफ्टर रेफरेड इन शॉर्ट एंड कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ दीज रूल्स इन द कम्यूटेड परसेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर पे आउट ऑफ एन एक्सेप्टेड इंपेयरमेंट। यानी कि इसके कहने का मतलब होता है कि इसकी कैलकुलेशन जो है यहाँ पर कम्यूटेशन वैल्यू की अकॉर्डिंग होगी, यानी कि एज पर डिपेंड करेगा। यानी कि कोई अगर 40 साल की एज में अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो 40 साल पर कितना बनेगा, 9 दशमलव समथिंग बनेगा, आई थिंक 9.075 समथिंग बनेगा उसका। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर कम्यूटेशन वैल्यू के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होगी, बोला उतना आपको इकट्ठा लमसम अमाउंट मिलेगा बोल रहा है सभी को। अब यहां पर बोल रहा है कि वार इंजरी रिलीफ कैलकुलेटेड बाय द अडॉप्टिंग द करंट कम्यूटेशन लेवल्स द प्रोविजन ऑफ ब्रॉडबैंडिंग इन शैल नॉट अप्लाई। लेकिन इसमें ब्रॉडबैंड सिस्टम नहीं होगा बोल रहा है। एक बात समझने वाली ये भी है कि यहाँ पर ब्रॉडबैंड नहीं लगेगा। किसी को 20% है तो वहां 50% ब्रॉडबैंड वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द इंपेयरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ, द टर्म कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ, लिबरलाइज इंपेयरमेंट वार इंजरी रिलीफ शैल बी रिप्लेस द टर्म्स लमसम कंपनसेशन। ये क्या है, लमसम कंपनसेशन हमको दिया जाएगा इन लिeu ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट के जगह पे। फिर बोल रहा है लिबरलाइज डिसेबिलिटी एलिमेंट, वार इंजरी रिलीफ एलिमेंट, स्पेशल फैमिली पेंशन। अब एक स्पेशल फैमिली पेंशन भी है। स्पेशल फैमिली पेंशन इज मंथली पेंशन, यह एक मंथली पेंशन है कैलकुलेटेड एज ए डिफाइंड परसेंटेज ऑफ द लास्ट रिकॉलेबल इनवॉल्वमेंट्स। इसकी जो कैलकुलेशन होगी लास्ट रिकॉलेबल इनवॉल्वमेंट्स पे आधार पर होगी। अवार्डेड टू द नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन को दिया, यानी कि वाइफ को दिया जाएगा। of an armed forces personnel whose death of occurs in the circumstances accepted as a category B or C, कैटेगरी बी और सी वाले केसेस में दिया जाएगा। लिबरलाइज फैमिली पेंशन, अब लिबरलाइज फैमिली पेंशन भी है। लिबरलाइज फैमिली पेंशन इज द मंथली पेंशन कैलकुलेटेड, और सेम है उसी के अकॉर्डिंग होगा, ऊपर वाले के सेम, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं। बी वाला देते हैं एक्स ग्रेशिया लमसम कंपनसेशन इन केस ऑफ इनवैलिडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। ए वन टाइम एक्स ग्रेशिया लमसम कंपनसेशन इज पेड टू द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु आर इनवैलिड फ्रॉम सर्विस, यानी कि किसी को इनवैलिड किया जाता है सर्विस, यानी कि उनको सीओ घर भेजता है, डॉक्टर घर भेजता है किसी कारण से, चाहे उसकी 1 दिन सर्विस हो, 2 दिन सर्विस हो, 1 दिन भी उसने ज्वाइन कर रखा तब भी आपको मिलेगा। कोई सोच रहा होगा कि मेरे से 1 दिन करने पर नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा। तो एग्री भले ही 0.5 क्यों ना हो, उसकी डिसेबिलिटी यहां पर डॉक्टर ने 0.5 क्यों नहीं दे रखी हो, तब भी मिलेगा। तो फिर बोल रहा है मिलिट्री सर्विस ए वार इंजरी एट ए फिक्स रेट, फिक्स रेट है बोल रहा है, दैट इज रिवाइज्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, लेकिन इसको टाइम टू रिवाइज किया जाता है। 100% इम्पेयरमेंट टू बी द proportionally reduced for leisure degree of impairment up to a minimum of 20%, 20% the provision of broadbanding shall not apply, लेकिन इसमें कोई ब्रॉडबैंड सिस्टम नहीं होगा बोल रहा है। फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ एक्स ग्रेशिया लमसम कंपनसेशन, इस प्रकार से लमसम कंपनसेशन दिया जाएगा बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक्स ग्रेशिया लमसम कंपनसेशन टू द नेक्स्ट ऑफ किन डिसीज्ड द armed forces personnel, ex gratia lump sum compensation is paid to the next of kin of armed forces personnel who die under circumstances clearly specified in the relevant policy letter on the subject duly amended from time to time। इनको टाइम टू टाइम अमेंड भी किया जाता है एट रेट्स, यानी कि रेट पर किया जाता है, जो पैसा मिलना है उस पर। और however the aggregate of all government relief provided to the same circumstances of death to the armed forces personnel shall not exceed the specified maximum amount of ex gratia lump sum compensation may be duly amended from the time to time, ये बदला जाएगा बोला है। मंथली एक्स ग्रेशिया किसी को दिया जाता है
मंथ एक्सग्रेशिया पे टू द कैडेट्स, ये देखो कैडेट को दिया जाता है, जो उनके एनडी वाले जो होते हैं उनको दिया जा रहा है मंथ एक्सग्रेशिया। हु आर इनवैलिड फ्रॉम द मिलिट्री ट्रेनिंग, यानी कि मिलिट्री ट्रेनिंग में दिया जा रहा है। रेट दैट इज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज नॉट ए पेंशन, लेकिन यह पेंशन नहीं है। एंड शैल सीज अपॉन द डिमाइस ऑफ द रिसिपेंट। एक्स ग्रेशिया डिसेबिलिटी किसको दिया जा रहा है? एक्स ग्रेशिया डिसेबिलिटी अवार्ड ही पे टू द कैडेट्स, ये भी कैडेट यानी कि एनडी के अंदर, सीडीएस के अंदर, आईएमए के अंदर जो भी होते हैं उन सभी को यहाँ पर दिया जाता है। जो भी यहाँ पर कैडेट्स हैं उनको दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान कोई भी हादसा होता है तो उनको दिया जाता है। फिर हु आर इनवैलिड फ्रॉम मिलिट्री ट्रेनिंग विद डिसेबिलिटी हैड एट्रिब्यूटेबल टू एग्रीवेटेड, यहाँ लेकिन इन वाले में एक्स ग्रेशिया जो डिसेबिलिटी मिलेगी, लेकिन इस वाले केसेस में यहाँ पर बोला है कि एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री ट्रेनिंग, यानी कि उनको यहाँ पर या तो चोट लगने के कारण हुआ या उनकी ट्रेनिंग में कोई उनका हादसा हो गया तो उसमें मिलेगा बोल रहा है। इन एडिशन टू मंथली एक्स ग्रेशिया एट ए मंथली रेट दैट इज रिवाइज्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम 100% इंप्रूवमेंट टू द प्रोपोर्शनली रिड्यूस्ड फॉर लेजर डिग्री टू द इंप्रूवमेंट ऑफ ए मिनिमम 20%, मिनिमम 20%, दिस इज नॉट ए पेंशन, पेंशन नहीं है। एंड सेल सीज अपॉन द डिवाइस ऑफ द रिसिपेंट द प्रोविजन ऑफ ब्रॉडबैंडिंग इन सेल नॉट, लेकिन कोई भी ब्रॉडबैंड इसमें अप्लाई नहीं होगा। इनवैलिड ऑफ सर्विस वाले केसेस में क्या है? Invalid out of service is the condition preceding the considering an individual case for the award of disability pension subject to the said disability being sustained under circumstances that is accepted by the competent appellate authorities category B और C, इसमें category B और C में आएंगे। Liberalized disability pension or war injury pension may be awarded if he implement has been sustained under the circumstances that is accepted by the competent appellate authority as category D और E respectively आएंगे। Invalid of out of service disability sustained under the circumstances that the accepted by the competent appellate authority is the category A or eligible for the award of invalid pension। ये बोला कि subject to their completing 10 years recoverable service or being declared medical unfit or service both in the military as a salary, कि कहने का मतलब है कि अब जो है पहले मिलता था 10 साल सर्विस करोगे तब मिलता था, लेकिन अब जो है 10 साल सर्विस ना होने पर भी मिलेगा, नहीं कि एक दिन सर्विस करोगे तब भी मिलेगा। ओनली दोज आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु आर प्लेस्ड इन मेडिकल क्लासिफिकेशन C5 एंड बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस और कॉम्पिटेंट अपीलेट अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इनवैलिड मेडिकल बोर्ड, यानी कि उनका IMB बनेगा, एक होता है RMB, एक होता है IMB, कंप्लीटिंग यानी कि इनवैलिड मेडिकल बोर्ड बैठेगा। दियर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस, उनको इनवैलिड यानी कि डॉक्टर ही घर भेज देगा उसको। JCO WO यानी कि JCO वारंट ऑफिसर और एन इक्विवेलेंट रैंक इन द सर्विस हु आर प्लेस्ड परमानेंटली इन मेडिकल कैटेगरी देन द सेवन और इक्विवेलेंट आर डिस्चार्ज बिकॉज नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सुटेबल, यानी कि किसी को अगर यहाँ पर कोई भी सर्विस नहीं दी जाने की बात हो रही है तो लो मेडिकल कैटेगरी कैन बी प्रोवाइडेड और दे हैविंग बीन रिटेन्ड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट आर डिस्चार्ज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर एग्रीमेंट शैल बी द डीम्ड टू बी हैव बीन इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस, यानी कि कहने का मतलब है कि इनवैलिड आउट सर्विस उसको किया जाएगा यहाँ पर जो है अगर जो इनवैलिड बोर्डेड आउट होगा यानी कि उसको दिया जाएगा यहाँ पर जो सर्विस करने के लायक नहीं होगा बोल रहा है। लेकिन रिटायर्ड ऑफिसर्स हु आर नॉट ग्रांटेड रीएम्प्लॉयड, ये बोला कि रिटायर्ड ऑफिसर आर नॉट ग्रांटेड रीएम्प्लॉयड और JCO WO आर हु आर नॉट ग्रांटेड एक्सटेंशन ऑफ सर्विस को एक्सटेंशन नहीं कर सकते बियॉन्ड देयर प्रेस्क्राइब्ड देयर एंगेजमेंट फॉर नॉट मीटिंग लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड शैल नॉट बी डीम्ड टू बी हैव बीन इनवैलिड फ्रॉम सर्विस, लेकिन ऑफिसर्स के लिए ऑथराइज नहीं बोल रहा है। Cadets who are training is the terminated and who are boarded out on the orders of the competent authority solely on account of wound, injury or medical condition shall also be deemed to be have been invalid from military training, उनको भी यहाँ पर invalid of military training किया जाएगा। Retention in service despite disability, ये बोल रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सन हु आर नॉट इनवैलिड आउट, जो इनवैलिड आउट नहीं हो रहे बट रिटेन्ड इन सर्विस डिस्पाइट डिसेबिलिटी और ए वार इंजरी शैल बी एलिजिबल टू बी कंसीडर्ड बाय द कॉम्पिटेंट एप्लीकेबल अथॉरिटी फॉर द अवार्ड कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट लीव। देखो इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन कम द इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड टू बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डिसीजन टू द रिटेन द इंडिविजुअल सर्विस इज टेकन सब्जेक्ट टू द डिसेबिलिटी वार इंजरी बीइंग असेस्ड एट 20% मोर देन फॉर लाइफ, यानी कि उनको फॉर लाइफ दिया जाएगा अगर वो लेते हैं, यानी कि उनका मंथली जो जितना बनेगा उसमें DAR नहीं जुड़ेगा, जितना है उतना ही मिलेगा, फॉर लाइफ मिलेगा, कहने का मतलब है।
The percentage of the impairment of the purpose of calculating the capitalized impairment relief shall be the actual percentage of the impairment assessed by the retains cum impairment assessment board of the provision of broad banding assessment shall not apply to the। लेकिन इस वाले केसेस में कोई ब्रॉड बैंड सिस्टम नहीं चलेगा बोल रहा है। The amount of capitalized impairment relief on armed forces personnel who are retained in service despite the accepted disability which is assessed in 40% category B। 40% माना जा रहा है। Who is age 40 years, एक एग्जाम्पल बता रखा है उन्होंने, जिनकी साल 40 साल है और बेसिक पे उनका 41,100 या 35,900 प्लस एमएसपी 5,200, इस प्रकार जोड़ के 41,100। ग्रुप पे नहीं जोड़ रखा, क्लास पे नहीं जोड़ रखा है। और पर मंथ ऑफ द डेट सस्टेनिंग द डिसेबिलिटी इंजरी डिजीज, यानी कि 41,100 टोटल बन रहा है रिकॉनेबल अमाउंट्स। और 30% यानी कि 100%, 30% जो होता है 100% होता है। 30/100 इंटू 40/100, 40 क्या है एज है, इंटू 12 इंटू 9.075 जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी 40 होगी तो उसकी कंप्यूटेशन वैल्यू इतनी होगी। इस प्रकार से 5,37,095 रुपये उसकी क्या होगी, इम्पेयरमेंट रिलीफ होगी 100% के लिए। 100% 30/100 हो गया और असेसमेंट जो है 40/100 हो गया। नंबर ऑफ मंथ ईयर 12 हो गए और कम्यूटेशन फैक्टर 9.075 है। और उसी का आधा कर लो इतना, अगर 50% आपकी अगर आपकी जो है यहाँ पर 40% कैटेगरी बी बोल रहा है, यानी कि अगर 20% है तो आप लगा सकते हैं कितना मिलेगा। कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट वन पेड शैल बी ट्रीटेड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। यह बोला कि एक बार कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ मिल गया तो ये फुल एंड फाइनल है, यानी कि इसको बाद में हम बदल नहीं सकते। एक बार ले लिया तो डंके की चोट पर इसको लेना ही हो, ले लिया और डंके की चोट में हम इसको बदल नहीं सकते, ठीक है ना। लाइबिलिटीज और अदर रेस्पेक्ट टू द डिसेबिलिटी वार इंजरी एंड द इंडिविजुअल शैल हैव नो फर्दर क्लेम, यानी कि कोई क्लेम नहीं कर सकता हो। फिर उसके बाद एक बार ले लिया डंके की चोट पे ले लिया बस हो गया, फिर आपको वापस नहीं कर सकते। फिर बोला है द मेडिकल क्लासिफिकेशन बाय द रिटेंशन और इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड आल्सो फॉर लाइफ एंड कैन नॉट बी रिव्यूड, इसको रिव्यू नहीं किया जाएगा, पूरी जिंदगी भर के लिए मिल गया है। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल हु फॉरगो विद कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट ऑफर टू देम the retention in service despite disability shall be eligible to be the considered to be the competition appellate authority for the award of impairment relief, liberalized impairment relief, war injury relief for that disability or war injury in respect of which the capitalized impairment relief was originally offered. Retention in service order will be the mandatory document either or admit capitalized impairment relief at the, ये कुछ important नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेडिकल टेस्ट एट एंट्री, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर डिस्चार्ज क्लेम, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूटी, ये कुछ रूलिंग दे रखी है इन्होंने। इंजरी केसेस पे दे रखा है यहाँ पर, द डिसीजन रिगार्डिंग विद द इम्पेयरमेंट कॉजेज बाय द इंजरी टू बी एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस both in cases for invalid or retirement discharge shall be taken by the service headquarter respect of officers and cadets by the officer in charge of brigade। रूलिंग दे रखी है यहाँ पर attributable और aggravation से। डिजीज केसेस में दे रखा है, सभी के लिए वही है। यहाँ पर दे रखा है, इलस्ट्रेशन बता रखा है इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। ये बोला इफ एन इंडिविजुअल हैज द एक्सेप्टेड डिसेबिलिटी असेस्ड एज फॉलो, डिसेबिलिटी ए 30%, डिसेबिलिटी बी 20%, डिसेबिलिटी सी 10%। तो इस बोला द नेट इम्पेयरमेंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो 30% प्लस 100 माइनस 30 ऑफ 20% प्लस 70 माइनस 14 ऑफ 20%, 30% प्लस 14% प्लस 5.6 पे, इस प्रकार से 49.6%। द टोटल इम्पेयरमेंट विल दस बी ब्रॉडबैंड टू 50%, इस प्रकार से वो ब्रॉडबैंड टू 50% हो जाएगा बोला है। द पर्पज ऑफ अवार्डिंग इम्पेयरमेंट रिलीफ, यानी कि इम्पेयरमेंट रिलीफ के आधार पर। तो इस प्रकार से इन्होंने इलस्ट्रेटिंग करके बता रखा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका एक कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह समझा दूंगा, कई एग्जाम्पल 2 3 4 5 एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, हर किसी का अलग अलग करके। तो दोस्तों ये थी डिसेबिलिटी की जानकारी, आपको बताया मैंने डिसेबिलिटी एंटाइटलमेंट जो कि रूलिंग में बता रखा। लेकिन अगले वाले वीडियोज में हम देखेंगे डिजीज वाइज,
यानी कि कौन कौन सी डिजीज में कितनी डिसेबिलिटी निर्धारित की गई इसको भी हम समझेंगे। यानी कि ERGMO 2023 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कौन कौन सी डिजीज को हटाया गया है जिसमें डिसेबिलिटी निर्धारित नहीं की गई है, और कौन कौन सी डिजीज में यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज को बदला गया है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि पूरी रूलिंग को पढ़ेंगे और उसके बाद आपको बता पाएंगे। और इस प्रकार से आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आती है तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना, अपने बड़ी सिस्टम में शेयर करें। एक्स सर्विसमैन भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्स सर्विस की फैमिली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहती है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।